वालेकुम, वेलकम टू बायोनर्ड। आज 1 अक्टूबर है। 1 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक टॉपिक वाइज पास पेपर के एमसीक्यूज़ की डिटेल डिस्कशन की वीडियोस इस चैनल पर अपलोड की जाएंगी और डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक ऐड कर दिया है। वो व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर लें। एक दिन पहले वहाँ पर टॉपिक अनाउंस कर दिया जाएगा ताकि आप टॉपिक थॉरोली तैयार कर लें और उससे अगले दिन पिछले 10 से 15 साल के जो पास पेपर के क्वेश्चंस होंगे उस टॉपिक से रेलिवेंट वो तमाम एमसीक्यूज़ की डिस्कशन इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तो ये वाला यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और आखिरी वीक यानी 20 से 26 अक्टूबर के दरमियान के जो डेज़ होंगे उनमें कंप्लीट पास पेपर 2024 2023 सजम्मू यूएचएस ईटा बलूचिस्तान सिंध उनके एमसीक्यूज़ भी अपलोड कर दिए जाएंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। लेकिन जी तो आज हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू होम्योस्टेसिस से जी ये क्वेश्चन है और साथ में आप ये देख सकते हैं सारी इंडिकेशंस के 2012 में ये एमसीक्यू आया है। हियर यू कैन सी द 2012। So, detection of change are signaling for effectors response to the control system। ये जो लाइन इन्होंने ली है ये एग्जैक्ट जो है वो लाइन उठाई गई है पंजाब टेक्स्ट बुक से। पंजाब टेक्स्ट बुक में सेकंड ईयर में पहले ही चैप्टर में ये लाइन है कि जो चेंज आता है एनवायरनमेंट में उसको हमने डिटेक्ट करना है और फिर सिग्नल देना है किसको, कंट्रोल सेंटर को या कंट्रोल सिस्टम को। किस पर्पस के लिए, इफेक्टर के रिस्पॉन्स के लिए। तो ये है फीडबैक मैकेनिज्म। अगर वो रिस्पॉन्स से पहले वर्ड ऐड कर देगा इन्वर्स रिस्पॉन्स यानी ओपोजिट रिस्पॉन्स, जो भी चेंज आई है उसके ओपोजिट रिस्पॉन्स है तो फिर नेगेटिव फीडबैक आंसर होता। और अगर वो यहाँ पे डायरेक्ट का वर्ड ऐड कर देता कि यानी जो चेंज आई है उसी चेंज का रिस्पॉन्स आ रहा है, चेंज को मज़ीद एम्पलीफाई किया जा रहा है, रिवर्स नहीं किया जा रहा, डायरेक्ट रिलेशन है, तो फिर पॉजिटिव फीडबैक आंसर होता। लेकिन इस स्टेटमेंट में आप देख रहे हैं कि सिर्फ इफेक्टर के रिस्पॉन्स की बात की गई है, ना तो डायरेक्ट रिलेशन शो किया गया ना ही इन्वर्स रिलेशन शो किया गया है। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म है और इसकी की में भी फीडबैक मैकेनिज्म ही था 2012 में। यूएचएस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेटिक रेगुलेशन। ये तो बहुत आसान है, आप जानते हैं। नंबर 1, रिसेप्टर्स विल रिसीव द मैसेज and transfer it to the control center, and ultimately control center will transfer the message to the effector and effector will show the response. So alpha will be the right option. नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 2013 से है। द प्रोसेस थ्रू विच द बॉडी मेंटेन इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये सिंपल डेफिनेशन है होम्योस्टेसिस की, सो अल्फा विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी 2017, द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट ऑफ सोल्यूट एंड द गेन एंड लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड। अब देखें, जब हम बॉडी में वाटर और सोल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रेगुलेट कर रहे हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू ऑस्मो रेगुलेशन। सो बीटा विल बी द राइट ऑप्शन। अगर टेम्परेचर की रेगुलेशन होता तो थर्मो रेगुलेशन आंसर करते, अगर नाइट्रोजिनस वेस्ट के रिमूवल की बात होती तो एक्सक्रीशन आंसर करते। ओके, सो हेयर द राइट ऑप्शन विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, कीपिंग कोरेक्ट बैलेंस ऑफ आयंस एंड वाटर इन अवर बॉडी इज कॉल्ड। अगेन आप देखें, वाटर और आयंस के बैलेंस करने की बात हो रही है, इट मीन्स के ऑस्मो रेगुलेशन विल बी द बेस्ट ऑप्शन। 17 में भी ऑस्मो रेगुलेशन से रेलिवेंट क्वेश्चन आया, 18 में भी आया। नेक्स्ट है जी, हमिंग बर्ड्स बिलोंग टू द कैटेगरी, कि हमिंग बर्ड्स जो हैं वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। हमिंग बर्ड बिलोंग टू द कैटेगरी, ये 2008 में क्वेश्चन आया है। हमिंग बर्ड बिलोंग करते हैं जी हेट्रोथम से। अब ये हेट्रोथम्स क्या होते हैं, ज़रा अच्छे से आपने बात को समझ लेना है। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोथम्स की, कि एंडोथम्स क्या हैं। अगर हम एंडोथम्स की बात करें तो नाम से जाहिर है, एंडो मीन इनसाइड द बॉडी। इनसाइड द बॉडी का मतलब ये है कि ये वो एनिमल्स हैं जो अपनी बॉडी के अंदर एनफ मेटाबॉलिक हीट जनरेट कर सकते हैं, इन्हें बाहर से हीट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे एनिमल्स को एंडोथम कहते हैं। ओके, नंबर 2, एक्टोथम्स वो हैं, एक्टो मीन बाहर, इनकी बॉडी के अंदर एनफ मेटाबॉलिक हीट जनरेट नहीं होती,
तो लिहाजा इन्हें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हीट लेनी पड़ती है, यानी ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की हीट पर डिपेंड करते हैं। सो वी कॉल देम एक्टोथर्म्स। ओके, नो व्हाट आर हेट्रोथर्म्स। हेट्रोथर्म्स को याद रखने के लिए आप सिंपल एक वर्ड याद रख सकते हैं कि ये हड हराम है। क्या मतलब जी? बुक वाला कहता है दे हैव एबिलिटी टू चेंज देयर मेटाबॉलिक हीट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, बट यूजुअली दे डू नॉट। कि इनमें एबिलिटी है कि ये मेटाबॉलिक हीट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये करते नहीं हैं, तो इसलिए इनको हम अलग से कैटेगराइज करते हैं हेट्रोथर्म। यहाँ पर आप देखें तो ये मैंने स्क्रीनशॉट जो है वो ऐड कर दिया है पंजाब टेक्स्ट बुक का। यहाँ पर आपको इजीली नज़र आ जाएगा हेट्रोथर्म के बारे में। इज ऑफ दोज एनिमल्स is of those animals who are capable of varying degrees of endothermic heat production but generally do not regulate their body temperature within a narrow range। लेकिन आमतौर पे ये ऐसा करते नहीं है। इसकी एग्जांपल्स आप देख लें कि कौन कौन सी हैं। एक तो बैट्स हेट्रोथर्म्स में आती हैं और हमिंग बर्ड हेट्रोथर्म में आते हैं। तो अब चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू था जी हमिंग बर्ड्स बिलोंग टू कैटेगरी, तो आपको समझ आ गई कि इसका आंसर क्या होगा, हेट्रोथर्म आंसर होगा। एनी कन्फ्यूजन जी? आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये 2010 में आया है, 2010 में आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली करेक्टर ऑफ मैमल्स। यानी वो करेक्टर बताना है जो सिर्फ मैमल्स में और किसी एनिमल में नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं होमियोथर्म्स की, तो होमियोथर्म्स तो बहुत से और भी एनिमल्स हैं। सारे मैमल्स और सारे के सारे बर्ड्स ये होम्योथर्मिक होते हैं। तो मैमल्स के अलावा भी होम्योथर्मिक पाया जाता है। पकोइलोथर्म की बात करें तो पकोइलोथर्म तो एम्फीबियंस होते हैं और ये मैमल का करेक्टर ही नहीं है। 4 चैम्बर्ड हार्ट तो मैमल्स के अलावा बर्ड्स में भी होता है। तो ये कोई भी एक्सक्लूसिव करेक्टर नहीं है। एक्सक्लूसिव करेक्टर एक ही है जो कि बीटा में लिखा हुआ है, दैट इज़ हेयर। हेयर सिर्फ मैमल्स में होते हैं, बर्ड्स में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में नहीं होते हैं। तो बीटा राइट ऑप्शन है। उसके बाद जी नेक्स्ट एमसीक्यू है 2017 का जो रीटेक हुआ था, उसमें ये एमसीक्यू आया था ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एंडोथर्म्स एक्सेप्ट। ये ज़रा बात को समझ लेना, ये स्पेसिफिकली पंजाब टेक्स्ट बुक से एमसीक्यू है। ये कंफ्यूजिंग एमसीक्यू है, तो इसके लिए भी हम यही पंजाब टेक्स्ट बुक के स्क्रीनशॉट को देखेंगे कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एंडोथर्म्स। वो कहता है ये सारे के सारे एंडोथर्म्स हैं एक्सेप्ट, यानी वो बताना है जो एंडोथर्म नहीं है। तो ये देखते हैं जो स्क्रीनशॉट में वो क्या कहता है। ये पंजाब टेक्स्ट बुक का स्क्रीनशॉट है। इसके मुताबिक अगर हम देखें तो वो कहता है जी कि एंडोथर्म्स इंक्लूड बर्ड्स आते हैं एंडोथर्म्स में, सम फिशेस आती हैं एंडोथर्म्स में, और फ्लाइंग इंसेक्ट्स आते हैं एंडोथर्म में। ये 3 चीज़ें एंडोथर्म में आती हैं। तो अब ज़रा ऑप्शंस देखते हैं हम। ये हमारा एमसीक्यू था जी कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू एंडोथर्म एक्सेप्ट। अभी आपने देख लिया कि जो बर्ड्स हैं उसने कहा ये एंडोथर्म्स में आते हैं, कुछ फिशेस भी एंडोथर्म्स में आती हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट्स भी एंडोथर्म में आते हैं। तो एम्फीबियंस जो हैं वो एंडोथर्म में नहीं आते, एम्फीबियंस एक्टोथर्म में आते हैं। तो यहाँ पर हम आंसर करेंगे एम्फीबियंस। ओके, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 12 सब्सटेंसेस रिस्पॉन्सिबल। ये 2019 का क्वेश्चन है जी। रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द सेट पॉइंट ऑफ हाइपोथैलेमस। सिंपल, पायरोजन्स। आप जानते हैं कि पायरोजन्स ऐसे केमिकल्स हैं जो कि पैथोजन्स भी रिलीज़ करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, और हमारे अपनी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स भी रिलीज़ करते हैं। ठीक है, ये पायरोजन्स क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट इंक्रीज़ कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप बात देखें तो आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट जो नॉर्मली होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जैसे ही रिसेप्टर से इस तक मैसेज पहुंचता है कि बॉडी का टेम्परेचर 39 डिग्री हो गया है, तो ये 39 को कंपेयर करता है 37 डिग्री के साथ। तो इसको फ़ौरन से पहले पता चल जाता है कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा है, और ये कूलिंग सिस्टम को ऑन कर देता है। ये बॉडी का जो कूलिंग सिस्टम है उसको ऑन कर देगा ताकि बॉडी का टेम्परेचर वापस 37 पे आ जाए। अब ये पायरोजन्स क्या करते हैं, ज़रा सुनने हैं आपने, गौर से बात सुननी है। पायरोजन्स क्या करते हैं, इसके सेट पॉइंट को चेंज कर देते हैं। पहले ये सेट पॉइंट 37 डिग्री है,
ये पायरोजन्स क्या करेंगे, 37 को लेट्स सपोज ये 39 डिग्री पर ले गए। कौन लेकर गए, पायरोजन्स। पायरोजन्स क्या हैं, केमिकल्स हैं। अब ज़रा सोचें, जब ये मैसेज आएगा रिसेप्टर से 39 डिग्री का और हाइपोथैलेमस 39 डिग्री को कंपेयर करेगा सेट पॉइंट के साथ, तो उसको लगेगा कि सब कुछ नॉर्मल है, उसे लगेगा कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है, तो लिहाजा वो कूलिंग सिस्टम को ऑन नहीं करेगा और टेम्परेचर रिड्यूस नहीं होगा। तो पायरोजन जैसे केमिकल होते हैं जो सेट पॉइंट को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है और इस इंक्रीज इन टेम्परेचर को पायरेक्सिया कहा जाता है। तो लिहाजा यहाँ पे आंसर आएगा पायरोजन्स। और ये क्वेश्चन जैसे कि मैंने पहले बताया 2019 में जो है वो पूछा जा चुका है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस। Which one of these is an example of tubular excretory system called मेटानेफ्रीडिया। मेटानेफ्रीडिया जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये किस में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा अर्थवर्म। ये अर्थवर्म में पाया जाता है। अर्थवर्म में मेटानेफ्रीडिया मौजूद होते हैं। कॉकरोच में आप लिख लेंगे ध्यान से, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स। और मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स के बाद अगर हम प्लेनेरिया की बात करें तो प्लेनेरिया में जो सिस्टम है दैट इज़ प्रोटोनेफ्रीडिया, दैट इज़ प्रोटोनेफ्रीडिया। एंड देन हाइड्रा, हाइड्रा में कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद नहीं है, यहाँ पे जस्ट डिफ्यूजन के ज़रिए से जो है वो एक्सक्रीशन होती है। आपको पता है पहली मर्तबा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज़ में बना था। हाइड्रा बिलोंग करता है इससे प्रीवियस फाइलम नाइडेरिया से। तो इसमें कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, जस्ट इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन के ज़रिए से ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो एंड प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन इज वेरी इजी, बिलिरुबिन। बिलिरुबिन जो है एंड प्रोडक्ट है हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन की। ओके, हाइपोजेंथिन और जेंथिन ये दो किसकी ब्रेकडाउन से बनते हैं, प्यूरिन्स। प्यूरिन्स की ब्रेकडाउन से ये वाले दो मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं। ओके, क्रिएटिनिन किसके मेटाबॉलिज्म से बनता है, आपने स्केलेटल मसल में एक मॉलिक्यूल पढ़ा है क्रिएटिन फॉस्फेट। ये जो क्रिएटिन फॉस्फेट है जो कि एटीपी प्रोवाइड करता है, उसके मेटाबॉलिज्म से क्रिएटिनिन वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। ओके, तो हीमोग्लोबिन से कौन सा बनता है, वो एक ही है, बिलिरुबिन। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन जी 2008 में आया है। ओके, इससे पहले भी 2008 में था। मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से क्या प्रोड्यूस होता है, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होता है। और यूरिया तो आप जानते हैं कि अमोनिया से प्रोड्यूस होता है, यस। प्रोटीन से अमोनिया और अमोनिया से यूरिया, यस। क्रिएटिनिन मैं आपको बता चुका हूँ ये वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि क्रिएटिनिन वेस्ट प्रोडक्ट है और ये क्रिएटिन के मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होता है। क्रिएटिन ये वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, तो ध्यान से ज़रा, क्रिएटिन इट इज़ नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट। आपको याद है क्रिएटिन फॉस्फेट आपने पढ़ा है जो मसल को एटीपी प्रोवाइड करता है। इसके मेटाबॉलिज्म से जो वेस्ट बनता है दैट इज क्रिएटिनिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, सेंट्रल मेटाबॉलिक स्टेशन एंड क्लियरिंग हाउस ऑफ अ बॉडी इज, वेरी इजी। लीवर को बेसिकली कहा जाता है कि ये क्लियरिंग हाउस है बॉडी का। याद रखना है कि यूरिया कहाँ पे बनता है, लीवर में बनता है, और यूरन कहाँ पे बनता है, किडनी में बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17। ये 2014 में आया है जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट इन ह्यूमन। ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं यूरिया हमारे में मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द ब्लड इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, वेरी गुड। नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना है तो उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। हाईली टॉक्सिक नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अमोनिया। ये हमने टेबल किया हुआ है, आप जानते हैं कि अमोनिया हाईली टॉक्सिक है, यूरिया उससे कम टॉक्सिक है और यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक है। यूरिया साइकिल इज द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बीटा अमोनिया। एक्चुअली अमोनिया से यूरिया का बनना यूरिया साइकिल कहलाता है। ओके, तो यूरिया साइकिल में अमोनिया को डिटॉक्सिफाई किया जाता है इनटू यूरिया और ये लीवर में होता है। द मेन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन इज, अगेन वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 2014 में आया था फिर 2019 में आया है, तो इसका आंसर है यूरिया। ओके,
तो इसका मतलब है क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो आपने इनको अच्छे से समझना है ताकि अगर दोबारा यही क्वेश्चन आए या इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि डेली बेसिस पे टॉपिक वाइज MCQs जो है वो अपलोड हो रहे होंगे और वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अ सेंट्रल कैविटी ऑफ द किडनी वेयर यूरिन इज़ कलेक्टेड आफ्टर फिल्ट्रेशन इज़ नोन एज। आपको पता है जी, जब फिल्ट्रेशन होती है तो किडनी की वो कौन सी कैविटी है, किडनी की कैविटी की बात हो रही, तो किडनी की कैविटी कौन सी होती है, रीनल पेल्विस होता है, आप जानते हैं, जहाँ पे सारा यूरिन इकट्ठा होता है और पेल्विस से फिर वो यूरेटर में जाता है, पेल्विस से फिर वो सारा यूरिन यूरेटर में जाता है, यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा में जाता है। मसल्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, मसल्स दैट कंट्रोल यूरिन इन ब्लैडर आर नोन एज। असल में जो मसल्स ब्लैडर में यूरिन को कंट्रोल करते हैं वो स्मूथ मसल्स होते हैं। ओके, वो कौन से मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं। 24, द रूट ऑफ यूरिन एक्सक्रीशन फ्रॉम किडनी टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी इज। ये तो बहुत ईजी, आप जानती हैं। नंबर 1 किडनी, किडनी के बाद यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा। नेफ्रॉन जी, नेफ्रॉन से जो क्वेश्चन आया 2011 में, ये मॉडल पेपर में था UHS के, पोडोसाइट्स आर प्रेजेंट इन। पोडोसाइट्स, ये डायग्राम मैंने दी है जी, ये देखेंगे ज़रा। अगर इस डायग्राम की बात करें तो तवज्जो से ज़रा ये बात सुनेंगे। ये बोमेन कैप्सूल आपको नज़र आ रहा है, इस बोमेन कैप्सूल की ये जो आउटर रेड कलर में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको बल्कि इससे ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो आउटर एपिथीलियम है इसको हम बोलते हैं पराइटल एपिथीलियम, इसको बोलते हैं पराइटल एपिथीलियम। ये जो पराइटल एपिथीलियम है इसमें स्क्वेमस एपिथीलियल सेल्स होते हैं, इसीलिए इसको स्क्वेमस एपिथीलियम भी कह रहे हैं। डन। फिर उसके बाद अब ये तो हो गई पराइटल एपिथीलियम सारी, और जो अंदर की तरफ एपिथीलियम है यानी कि ये वाली एपिथीलियम जो अब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है विसरल एपिथीलियम। ये क्या है, विसरल एपिथीलियम। ये विसरल एपिथीलियम कौन से सेल्स पर मुश्तमिल होती है, पोडोसाइट्स पे। यहाँ पर ये पोडोसाइट्स मौजूद होते हैं। हम इनको पोडोसाइट्स क्यों कहते हैं, एक्चुअली इन सेल्स के एक तरफ ना इस तरह के पाँव की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनकी वजह से इनको हम पोडोसाइट, पोडो मीन्स फीट, ओके, फिंगर लाइक, तो पोडोसाइट इनको बोलते हैं। तो पोडोसाइट इसकी एपिथीलियम में मौजूद होते हैं। आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा। पोडोसाइट्स आर प्रेजेंट इन, तो आंसर होगा अल्फा रीनल कैप्सूल। ओके, एपिथीलियम ऑफ, असल में बोमेन कैप्सूल को ही रीनल कैप्सूल भी कहते हैं। तो बोमेन कैप्सूल की जो विसरल एपिथीलियम है वहाँ पे पोडोसाइट मौजूद होते हैं और ये सराउंड करते हैं ग्लोमेरुलस को। ओके, विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी फंक्शंस ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे जी अल्फा में लिखता है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ PCT, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द फंक्शन ऑफ बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। ओके, सो अल्फा विल नॉट बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन ऑफ वाटर। ये बिल्कुल ठीक इसी का फंक्शन है। PCT का काम है कि वो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करे। सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन अगर आपसे पूछा जाए कि नेफ्रॉन के किस पार्ट में होती है तो आपने बेधड़क जो है PCT आंसर कर देना है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आपको पता है PCT में क्यों होती है, क्योंकि PCT में माइक्रोविलाय होते हैं। जी हाँ, माइक्रोविलाय सिर्फ इलियम में नहीं होते, PCT में भी। ये डायग्राम देखें ज़रा और से, ये सारा बोमेन कैप्सूल है और बोमेन कैप्सूल के बाद ये आगे से PCT शुरू हो रहा है। तो PCT में आप देखें कि ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं दीज आर माइक्रोविलाई, तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है इसकी वजह से और मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है PCT में। ओके, तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन ऑफ वाटर इसका फंक्शन है। नेक्स्ट अगर हम देखें जी नेक्स्ट ऑप्शन में वो क्या पूछता है, ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। ये PCT में नहीं होती, ये लूप ऑफ हेनले की ट्यूब्यूलर एपिथीलियम में होती है, लूप ऑफ हेनले में। डन। इसी तरह से वाटर बाय द हेल्प ऑफ ADH, तो ADH तो कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है या DCT पे एक्ट करता है, PCT पे एक्ट नहीं करता, तो बीटा इज द राइट ऑप्शन। ओके, द वॉल्स ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले आर। ये आपने याद रखना है कि दो लिम्स हैं, एक फॉर एग्जांपल अगर इस तरह हम कहें कि ये बोमेन कैप्सूल है और ये PCT है, तो एक ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है और एक ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। जो डिसेंडिंग है दैट इज़ परमिएबल ओनली फॉर वाटर, यहाँ से सॉल्ट्स रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे, और जो असेंडिंग है इट इज़ परमिएबल ओनली फॉर सॉल्ट, सोडियम एंड क्लोराइड, इट इज़ नॉट परमिएबल फॉर वाटर। तो यहाँ से सिर्फ वाटर रीअब्जॉर्ब होगा डिसेंडिंग से और यहाँ से सिर्फ सॉल्ट रीअब्जॉर्ब होंगे असेंडिंग से, असेंडिंग से वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा।
तो वो कहता है जी, क्या कहता है, द वॉल्स ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब की बात हो रही है, तो यहाँ से क्या रीअब्जॉर्ब होता है, सिर्फ वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, permeable to water but impermeable to salt. So beta will be the right option. Okay. Question number 28. The counter current multiplier mechanism is shown by which of the following in nephron? काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो है ऑपोजिट डायरेक्शन की बात हो रही है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो मूव करता है फिल्ट्रेट, वो आप सारे जानते हैं, लूप ऑफ हेनले इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द काउंटर करंट मल्टीप्लायर. ओके. नेक्स्ट है जी, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म टेक्स प्लेस एट, अगेन लूप ऑफ हेनले विल बी द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. तो अभी मैंने बताया कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जब भी पूछेगा तो आप क्या आंसर करेंगे, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल. डन. नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 31. ब्लड एंटर्स द ग्लोमेरुलस थ्रू वेसल्स विच कैरी ब्लड टू द ग्लोमेरुलस आर कॉल्ड. नहीं जी, दोबारा मैं पढ़ूंगा स्टेटमेंट को. ब्लड एंटर्स द ग्लोमेरुलस थ्रू, ग्लोमेरुलस में ब्लड कैसे एंटर होता है. आपको पता है कि सबसे पहले रीनल आर्टरी, आप पढ़ते हैं, रीनल आर्टरी से एफेरेंट आर्टरियोल, और एफेरेंट आर्टरियोल से फिर वो ग्लोमेरुलस, अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी बन जाता है. तो ग्लोमेरुलस को ब्लड कौन सप्लाई कर रहा है, ये, और ये क्या है, एफेरेंट आर्टरियोल है. ओके. तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा एफेरेंट आर्टरियोल्स, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन. साइट ऑफ फिल्ट्रेशन इन नेफ्रॉन, तो आप सारे जानते हैं फिल्ट्रेशन कहाँ पे होती है, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल में. ओके. ये 2013 का क्वेश्चन था. एक्टिव पंपिंग आउट ऑफ सोडियम अकर एट विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. वेरी इजी, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. शायद आपको याद हो कि जब आप वो ड्रॉ करते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ऐसे, तो इसमें जो ये असेंडिंग लिम्ब है, यहाँ पे एल्डोस्टीरोन एक्ट करता है. इसको ऐसे ड्रॉ कर लें बस. ये असेंडिंग लिम्ब है, तो यहाँ पे एल्डोस्टीरोन एक्ट करता है. एल्डोस्टीरोन एक्टिव अपटेक करवाता है सोडियम की और क्लोराइड की. ओके. तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर होगा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. 33 का आंसर बीटा होगा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. नेक्स्ट है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरन. वेरी इजी, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है कंसनट्रेटेड यूरन प्रोड्यूस करते हैं. वाई, बिकॉज दे हैव वेरी लॉन्ग लूप ऑफ हेनले. तो आपने याद रखना है, जब भी कंसनट्रेटेड यूरन प्रोड्यूस करना होता है तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर के थ्रू होता है. और काउंटर करंट मल्टीप्लायर अभी आप पढ़ चुके हैं पिछले एमसीक्यूज में कि ये लूप ऑफ हेनले इन्वॉल्व है उसमें, और लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होने की वजह से जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का पर्पज ये है कि ये कंसनट्रेटेड यूरन प्रोड्यूस करें. 2014 में जो क्वेश्चन आया 35 एमसीक्यू है, कहता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स नॉर्मली टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग. तो यूजफुल सब्सटेंसेस सारे कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, आप सारे जानते हैं, एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में एब्जॉर्ब होते हैं. ओके. नेक्स्ट है जी 36. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन एक्ट एज काउंटर करंट मल्टीप्लायर. तो अगेन वही क्वेश्चन है, लूप ऑफ हेनले. ये बार बार आ रहा है, याद रखना है. ओके. स्पीड थोड़ी सी तेज़ की है, मुझे आपका एहसास है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता, जाहिर सी बात है, आपने और भी बहुत से काम करने होते हैं. आफ्टर ऑल आप जेनजी हैं, तो इस वजह से थोड़ी स्पीड मैंने तेज़ की है. जो आसान एमसीक्यूज हैं. ओके. एन्जॉय योर लाइफ. नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 37. Those nephrons which are present along the border of cortex and medulla are called. तो बॉर्डर पे जो मौजूद है कॉर्टेक्स और मेडुला के, वेरी इजी, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स. गुड. 38 क्वेश्चन है जी हमारे पास. 38 क्वेश्चन की बात करें, व्हेन वाटर इज इन शॉर्ट सप्लाई इंक्रीज वाटर रिटेंशन अकर थ्रू दी. तो सिंपल वही, वाटर को रिटेन करना है, रोक के रखना है, तो मैक्सिमम वाटर रीएब्जॉर्प्शन करवाने में कौन रोल प्ले करेगा. अभी हमने पढ़ा कंसनट्रेटेड यूरिन कौन बनाता है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, क्योंकि इनके पास लॉन्ग लूप ऑफ हेनले है. सो चार्ली विल बी द राइट ऑप्शन. असेंडिंग लूप ऑफ हेनले डज नॉट अलाउ आउटफ्लो. मैंने अभी बताया कि जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो सिर्फ सोडियम क्लोराइड को रीअब्जॉर्ब करवाता है, वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं करवाता. तो डज नॉट अलाउ आउटफ्लो बताना है, तो वाटर आंसर होगा. ओके. वाटर एंड सोडियम आयंस आर रीअब्जॉर्ब्ड इन, तो इसका आंसर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आप देखें यूरिनरी ब्लैडर या यूरिथ्रा में तो कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती है, यूरेटर में भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती है, एड्रीनल कॉर्टेक्स तो किडनी का पार्ट ही नहीं है, ये तो एड्रीनल ग्लैंड का पार्ट है. तो एक ही ऑप्शन बचती है, डेल्टा. ओके. 41. बोमेन्स कैप्सूल कॉन्टिन्यूज एज एक्सटेंसिवली
कॉन्वोल्यूटेड पोर्शन नोन एज, जी बोमेन कैप्सूल के बाद जो कॉन्वोल्यूटेड पोर्शन आता है ये तो हर बच्चे को पता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके। 42 सिलेक्ट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच इज not permeable to water and stops its outflow। ओके। वो पार्ट बताना है जो कि परमिएबल नहीं है वाटर के लिए। तो अभी हमने बात की थी कौन वाटर के लिए परमिएबल नहीं है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप से सिर्फ सोडियम क्लोराइड बाहर आता है, वाटर बाहर नहीं आता। नहीं जी, 43 एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा आपने अच्छे से समझ लेना है। इसका आंसर क्या है, द मेन फैक्टर इन प्रोड्यूसिंग हाइपरटोनिक यूरिन, ये भी पंजाब टेक्स्ट बुक से है। ग्लोमेरुलस इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है, ग्लोमेरुलस तो फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व होता है। हाइपरटोनिक यूरिन के लिए तो हमें क्या करना पड़ता है, मैक्सिमम वाटर को रीअब्जॉर्ब करना पड़ता है। इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन, ये हो सकता है आंसर चार्ली भी हो सकता है, डेल्टा भी हो सकता है। अभी तीनों में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो चूज़ करना है बुक की लाइन के मुताबिक, और वैसे भी ट्रू कॉन्सेप्ट के मुताबिक चार्ली सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और की में भी यही था, ग्रेजुअल इंक्रीज इन ऑस्मोलैरिटी फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर मेड्यूला। ये बात पंजाब की बुक में लिखी हुई ज़रूर है लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं हुई हुई, तो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने थोड़ी सी डायग्राम साथ में ऐड कर दी। इसको अच्छे से समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू। लें जी, ये लूप ऑफ हेनले ड्रॉ किया गया है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है दैट इज़ परमिएबल फॉर वाटर। अब देखें यहाँ से मुसलसल वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है, यानी कि ट्यूब्यूल के ल्यूमन से निकल के इंटरस्टिशियम में आ रहा है। ये इंटरस्टिशियम होती है, आप सारे ही जानते हैं, और ये ट्यूब्यूल का ल्यूमन है। तो ल्यूमन्स में जो फिल्ट्रेट है वहाँ से वाटर मूव करके इंटरस्टिशियम में आ रहा है। अब देखें यहाँ पे जो ऑस्मोलैरिटी थी वो 300 थी। अब क्योंकि वाटर बाहर जाता जा रहा है तो जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाएगी, 700 हो जाएगी। वाटर बाहर जा रहा है तो पीछे सॉल्ट बच रहे हैं ना, अगेन मजीद वाटर बाहर जा रहा है, मजीद वाटर बाहर जा रहा है, मजीद वाटर बाहर जा रहा है, तो अंदर सॉल्ट बढ़ते जा रहे हैं, 1000 ऑस्मोलैरिटी होगी। मजीद वाटर बाहर जा रहा है, मजीद वाटर बाहर जा रहा है, तो अंदर फिर ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जा रही है 1200। डन। अब यहाँ तक क्या हो रहा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक मुसलसल वाटर इसमें से एलिमिनेट हो रहा था, जिसकी वजह से ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज कर रही थी। अब क्या होगा, जब हम इस पॉइंट से आगे जाएंगे तो ये असेंडिंग वाला स्टार्ट हो गया ना। असेंडिंग से तो आपको पता है सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्ब होता है। अब ल्यूमन से सोडियम क्लोराइड बाहर जा रहा है तो ऑस्मोलैरिटी कम होना शुरू हो जाएगी। देखें 1000, मजीद सोडियम क्लोराइड बाहर जाएगा, मजीद सोडियम क्लोराइड बाहर जाएगा तो ऑस्मोलैरिटी मजीद कम हो जाएगी 500, मजीद NaCl बाहर जाएगा तो ऑस्मोलैरिटी मजीद कम हो जाएगी 100। डन। तो अब आप देखें कि जो ये ऊपर वाला रीजन है ये कॉर्टेक्स वाला रीजन है। ये क्या है, यहाँ पे रीनल कॉर्टेक्स है, यहाँ पे जो है वो आउटर मेडुला रीजन है, और ये जो रीजन है ये इनर मेडुला रीजन होता है। तो इनर मेडुला रीजन में आप देखें सबसे ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी है। तो ये मैंने कहा जी कॉर्टेक्स है, ये मैंने कहा कि आउटर मेडुला रीजन में मौजूद है, एमसीक्यू सॉरी एमसीक्यू नहीं, नेफ्रॉन का पार्ट, और ये हमारे पास इनर मेडुला है। ये हमारे पास क्या है जी, इनर मेडुला है। अब आप ज़रा गौर से देखें, कॉर्टेक्स से जब आप इनर मेडुला की तरफ आते हैं तो ऑस्मोलैरिटी मुसलसल इंक्रीज़ कर रही है। कॉर्टेक्स में 300 थी, फिर 700 हुई, फिर 1000 हुई, और मैक्सिमम कहाँ पे हुई, 1200 इनर मेडुला में। डन। तो ग्रेजुअल ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करती है फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेडुला, जिसकी वजह से मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है और कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या होगा, चार्ली होगा। इसकी जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने दे दी है, बाकी ये है कि आप लेक्चर जो है वो मेरा सुनेंगे, अपलोड करूँगा या वैसे, तो फिर आप मज़ीद इसकी डिटेल मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। 44 व्हाट इज़ द लीस्ट सिलेक्टिव प्रोसेस ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन, सबसे लीस्ट सिलेक्टिव कौन सा है देखेंगे जी ज़रा। अब गौर से बात को समझना है। 3 स्टेप हैं यूरिन फॉर्मेशन के, प्रेशर फिल्ट्रेशन है, रीअब्जॉर्प्शन है और ट्यूबुलर सेक्रीशन है। प्रेशर फिल्ट्रेशन में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें फिल्टर हो जाती हैं, आप जानते हैं क्या क्या चीज़ें फिल्टर हो जाती हैं जी प्रेशर में। वाटर फिल्टर हो जाता है, वाटर के अलावा न्यूट्रिएंट्स भी फिल्टर होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के अलावा सॉल्ट्स भी फिल्टर होते हैं, सॉल्ट्स के अलावा वेस्ट भी फिल्टर होता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फिल्टर हो जाती हैं। डन। वेस्ट्स, लेकिन जो रीअब्जॉर्प्शन है ये तमाम कंपोनेंट्स अल्टीमेटली रीअब्जॉर्ब नहीं होते,
वाटर अप्रोक्सीमेटली 70% रीअब्जॉर्ब होता है, न्यूट्रिएंट्स 100% रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, सॉल्ट्स तकरीबन 70 to 65% रीअब्जॉर्ब होते हैं। और तो इसका मतलब ये है कि रीअब्जॉर्प्शन इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल नहीं हो रही है जितनी फिल्ट्रेशन हुई है। तो रीअब्जॉर्प्शन कंपैरेटिवली सिलेक्टिव हो गई एज़ कंपेयर टू प्रेशर फिल्ट्रेशन। देखें ज़्यादा चीज़ें बाहर आ रही हैं तो सिलेक्शन कम है, रीअब्जॉर्प्शन में कम चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो रही हैं, यानी कि सिलेक्शन हो गई है। क्या हो गई है? सिलेक्शन हो गई है। और अगर हम ट्यूब्यूलर सेक्रीशन की बात करें तो ट्यूब्यूलर सेक्रीशन सबसे ज़्यादा सेलेक्टिव होगी, क्योंकि ट्यूब्यूलर सेक्रीशन में तो सिर्फ H पॉजिटिव और NH4 पॉजिटिव यही दो चीज़ें सेक्रीट होती हैं। तो अब देखें, प्रेशर फिल्ट्रेशन में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें फिल्टर हो रही हैं, तो यहाँ पे सिलेक्शन कम हुई, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन में कंपैरेटिवली कम चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो रही हैं, तो ये सिलेक्टिव हुआ एज़ कंपेयर टू प्रेशर फिल्ट्रेशन। और सेक्रीशन में तो सिर्फ दो ही चीज़ें जो हैं सेक्रीट की जा रही हैं, तो ये हाईली सिलेक्टिव हुआ। तो सेक्रीशन जो है वो हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेक्रीशन। 45 MCQ है जी, द फिल्ट्रेशन इज़ कंप्लीटेड। ये स्टेटमेंट में थोड़ी सी ना मिस्टेक है, लेकिन समझ आ रही है कि वो कहना क्या चाह रहा है या पूछना क्या चाह रहा है। इसके दूसरे हिस्से से आपको समझ आ जाएगी। कहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू डिस्टल ट्यूब ऑफ नेफ्रॉन एम्प्टीज इनटू, यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहाँ पे एम्प्टी होता है, तो वो सबको पता है कोलेक्टिंग डक्ट में एम्प्टी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। 2018 का क्वेश्चन था ये। जी नेक्स्ट है, द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस रीजॉइन टू फॉर्म एन। तो सिंपल है, एक होता है एफेरेंट आर्ट्रियोल, आप जानते हैं सारे, ये एफेरेंट आर्ट्रियोल हो गया। इसके बाद इसने ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बना दी हैं ऐसे बोमेन कैप्सूल के अंदर, फिर यहाँ से जो बाहर जाता है दैट इज़ इफेरेंट आर्ट्रियोल। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इफेरेंट आर्ट्रियोल। ओके, गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन विदाउट वास्कुलर सप्लाई। वास्कुलर सप्लाई के बगैर जो है ये डायग्राम है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सी पार्ट? तो सी पार्ट सारे ही जानते हैं कि वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, तो हम आंसर कर देंगे चार्ली। इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स जी, एल्डोस्टेरोन प्लेज रोल इन, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अपटेक ऑफ सोडियम इन लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से अपटेक करवाता है सोडियम की, और एक्टिव अपटेक करवाता है, याद करना है। 49 MCQ है जी, ADH अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर रिटेंशन ऑफ वाटर। ADH कहाँ पे एक्ट करता है? वॉल्स ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। आप जानते हैं ADH क्या करता है? ADH जाके यहाँ पे V2 रिसेप्टर होते हैं वहाँ पे बाइंड करता है और एक्वापोरिन प्रोटीन्स को इंड्यूस करवाता है कलेक्टिंग डक्ट की वॉल पे, ताकि वहाँ से वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाया जाए। तो अल्फा आंसर है। मेन टारगेट एक्शन ADH का कलेक्टिंग डक्ट है। 80% ये कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है और 20% ये DCT पे एक्ट करता है, याद रखना है। एंटी डायूरेटिक, नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन नंबर 50, एंटी डायूरेटिक हार्मोन हेल्प्स इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय चेंजिंग परमिएबिलिटी। तो अभी बात की है ADH जो है परमिएबिलिटी चेंज करता है, सॉरी लूप ऑफ हेनले की नहीं, कलेक्टिंग डक्ट की, यहाँ पे एक्वापोरिन्स के थ्रू। 51 है, एल्डोस्टेरोन हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, अभी हमने पढ़ा है, ऊपर असेंडिंग लूप से एक्टिव अपटेक करवाता है। 52 है, विच पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ADH, तो अभी हमने पढ़ा कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग डक्ट पे 80% और डिस्टल पे 20%। 53 है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन इंक्रीजेस द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ, तो अभी हमने बात की है वाटर जी। 54 है, एक्टिव अपटेक ऑफ डैश इन असेंडिंग लिप और थिंग लिप ऑफ लूप ऑफ हेनले इज प्रोमोटेड द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। तो किसकी एक्टिव अपटेक करवा रहा है जी? एल्डोस्टेरोन असेंडिंग लूप से सोडियम की। एंटी डायूरेटिक रिलीज फ्रॉम दी, तो आंसर होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। अगर वो कहेगा ADH इज सिंथेसाइज्ड इन, तो फिर आंसर होता हाइपोथैलेमस। 56 क्वेश्चन है जी, अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन इज प्रोड्यूस इन डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से। अल्फा विल बी द राइट ऑप्शन। 57, द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस इन बॉडी फ्लूइड इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन, तो अभी हमने पढ़ा है कि एल्डोस्टेरोन सोडियम की एक्टिव अपटेक करवाता है। ओके। 58, a hormone released from the posterior pituitary lobe acts to actively transport water, again वही बात है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ओके। 59, which water content in body become high, what will happen when water content body में ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर ADH की secretion को inhibit कर दिया जाएगा, ADH release will be inhibited।
किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर, टेक्निक फॉर द नॉन सर्जिकल रिमूवल सारे जानते हो, बीटा लिथोट्रिप्सी, ओके। और जो 61 है, ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस, डायलिसिस फ्लूइड इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो एब्डोमेन या पेरिटोनियम या पेरिटोनियल कैविटी जो है वो आंसर होगा। नहीं जी, ये अब तक के एमसीक्यूज थे होम्योस्टेसिस से रेलिवेंट। तो मैं फिर दोबारा वही कहूँगा, सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली बेसिस पे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की आप प्रैक्टिस कर सकें और आपकी अच्छी तैयारी हो सके। विश यू बेस्ट ऑफ लक जेन जी, आपका ज़्यादा टाइम लिया है। नाउ एंजॉय, ओके, अल्लाह हाफिज़।